गुड इवनिंग दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल सरस्वती एजुकेशन से स्वागत है। आज जो है हम आप लोगों के लिए क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी बुक जो है चैप्टर 6 जंतुओं में जनन ये क्लास हम लेकर आए हैं। इससे पहले जो है हम चैप्टर 5 का क्वेश्चन आंसर करा दिए थे। आज जो है हमारा न्यू चैप्टर जो है चालू कर रहे हैं। आप लोग जो है इस चैप्टर को बढ़िया से कीजिए, क्योंकि ये चैप्टर जो है आपको क्लास 10th और 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से जो है आगे चल के जो है थोड़ा इसको डीप कर देता है, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट जो है यहीं से क्लियर होगा। तो आप लोग जो है इस क्लास को बढ़िया से कीजिए। देखिए आपको यहाँ क्वेश्चन भी दिखाई दे रहा है, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन, दूसरा है निषेचन क्या है, तीसरा है बाह्य निषेचन क्या है। ये सब अभी हम लोग क्लास करेंगे किताब के माध्यम से। आप लोग जो है बढ़िया से इस क्लास को कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जंतुओं में जनन। सबसे पहले आपको जनन से जो है दिमाग में सवाल आ रहा है कि सर जनन आखिर होता क्या, जनन का डिफिनीशन क्या होगा, परिभाषा क्या होगा। तो सपोज आप समझ लीजिए, अपने जैसा संतान उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। समझिए, आपने पाचन, परिसंचरण एवं श्वसन प्रक्रम के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ा था। क्या आपको इनके विषय में याद है? ये प्रक्रम प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। आप पौधों में जनन के प्रक्रम के विषय में भी पढ़ चुके हैं। जनन जाति यानी स्पीसीज की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक है, बनाने के लिए आवश्यक है। कल्पना कीजिए कि यदि जीव प्रजनन नहीं करते तो क्या होता। आप इस बात को मानेंगे कि जीवों में जनन का विशेष महत्व है, क्योंकि यह एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। आप पिछले कक्षा में पौधों में जनन के विषय में पढ़ ही चुके हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं। मतलब इस पाठ में हमको अध्ययन करना है कि आखिर जंतु जो है जनन किस प्रकार करते हैं, लैंगिक करते हैं, अलैंगिक करते हैं, क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। समझिए जनन की विधियां, आखिर मुख्य रूप से जनन की कितनी विधियां, इसके बारे में पढ़ेंगे। समझिए, क्या आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा है? कुछ जंतुओं के बच्चे के नाम सारणी 6.1 में भरने का प्रयास कीजिए, जैसा कि क्रम 1 एवं 5 में उदाहरण देकर दर्शाया गया है। आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों का जन्म होते हुए भी देखा होगा। क्या आप बता सकते हैं कि चूजे और इल्ली यानी कैटरपिलर किस प्रकार का जन्म लेते हैं? बिलौटे और पिल्ले का जन्म किस प्रकार होता है? क्या आप सोचते हैं कि जन्म से पूर्व ये जीव वैसे ही दिखाई देते थे जैसे वह अब दिखाई देते हैं? आइए पता लगाते हैं। पौधों की ही तरह जंतुओं में भी जनन की 2 विधियां होती है। पौधों की तरह जंतु में भी कितनी विधियां होती है? 2 विधियां होती है। क्या क्या है? पहला है लैंगिक जनन और दूसरा है अलैंगिक जनन। समझिए, पहला विधि जो हुआ हमारा लैंगिक हुआ और दूसरा जो हुआ अलैंगिक हुआ। अब कहिएगा कि सर लैंगिक क्या हुआ, अलैंगिक क्या हुआ, तो इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। समझिए, लैंगिक जनन के बारे में इसमें बतलाया जा रहा है। कक्षा 7 में आपने पौधों में जनन के विषय में पढ़ा था, इसे स्मरण करने का प्रयास कीजिए। आपको याद होगा कि लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जननांग भाग होते हैं। क्या आप इन भागों के नाम बता सकते हैं? जंतुओं में भी नर एवं मादा में विभिन्न जनन भाग अथवा अंग होते हैं। पौधों की ही तरह जंतु भी नर एवं मादा युग्मक बनाते हैं, जो संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं। नर एवं मादा युग्मक का संलयन होना ही क्या कहलाता है? युग्मनज। संलयित होकर क्या बनाते हैं? युग्मनज का निर्माण करते हैं। यह युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बनाता है। इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। मतलब सर डिफिनीशन क्या कहा जाए तो नर तथा मादा युग्मक का संलयन कौन सा जनन कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। आइए हम मनुष्य में जनन भागों का पता लगाए तथा जनन प्रक्रम का अध्ययन करें। समझिए, नर जनन अंग क्या होता है? नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, 2 शुक्राणु नलिका तथा एक सीसन यानी लिंग होते हैं। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, जिसमें शुक्राणु का चित्र दिखाया गया। शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं, पर प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग एवं एक पूंछ होती है। क्या शुक्राणु एकल कोशिका जैसे प्रतीत होते हैं? वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संगठक पाए जाते हैं, जो कि यहाँ आपको दिखाया गया है। मानव में नर जननांग, यहाँ जो है मानव शुक्राणु, जो कि ये तीनों फिगर जो है यहाँ दिया गया है। मानव में मादा जननांग, ये तीनों फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो है इस फिगर को जो है बना बना के प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि 10th में जो है और 12th में ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बार पूछा गया है, और इस बार जो है 2027 में चांस लग रही है कि इसमें से एक फिगर जो है बायोलॉजी में आएगा ही आएगा। समझिए, मादा जनन अंग। मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी यानी डीम तथा गर्भाशय होता है। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिसे अंडाणु कहते हैं।
मानव स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशय में से एक अंडाशय की एक विकसित होकर अंडाणु अथवा डिंब का निर्वचन अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय वह भाग है जहां शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी कौन सी कोशिका है? एकल कोशिका है। आपसे सवाल डायरेक्ट कर सकते हैं कि शुक्राणु कौन सी कोशिका है, तो एकल कोशिका है। अंडाणु कौन सी कोशिका है, तो एकल कोशिका है। अब समझिए, यहां हम निषेचन सॉरी जनन पढ़े थे, तो लैंगिक जनन अभी हमने पढ़ा। कौन सा जनन? लैंगिक जनन। अब देखिए, लैंगिक जनन उसको कहते हैं जिसमें जो है नर तथा मादा दोनों युग्मकों के क्या होता है? संलयन होता है। तो उस वही प्रक्रम जो है हमारा लैंगिक जनन कहलाता है। मतलब सर इसमें कहा जाए तो इसमें कितना जनक भाग लेता है? तो 2 जनक भाग लेता है। कौन कौन? नर तथा मादा। ये जो हुआ कुछ प्रकार के जीवों में जो है ज्यादातर होती है, जैसे हम जैसे मनुष्य में जो है लैंगिक जनन होती है, और छोटे जीवधारियों में जो है अलैंगिक जनन होती है। लैंगिक जनन में जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है विभिन्नता आती है, लेकिन अलैंगिक जनन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सब जो है अंतर हुआ। अलैंगिक में 2 जनक भाग नहीं लेते, एक ही जनक भाग लेते हैं, लेकिन लैंगिक में 2 जनक भाग लेते हैं। लैंगिक में पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्नता आती है। अलैंगिक जनन में क्या होता है? संतान जो है जनक के क्लोन होते हैं, मतलब एक जैसा होते हैं। ये सब आप अंतर लिख सकते हैं। यहां है लैंगिक तथा अलैंगिक जनन क्या होता है, हम अभी डिफिनीशन भी बतला दिए। आप लोग जो डिफिनीशन एक कॉपी में लिख लीजिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये रखता है। अब समझिए निषेचन। आखिर निषेचन क्या होता है? जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। मतलब कहा गया नर युग्मक और मादा युग्मक संलयन ही क्या कहलाता है? संलयन ही हमारा निषेचन कहलाता है। यानी नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन ही हमारा क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है, जो कि आपको ये एग्जाम में डायरेक्ट डिफिनीशन पूछता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप जो है किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। क्या आपको जानकारी थी कि एक युग्मनज एक व्यष्टि का प्रारंभ होता है? निषेचन के प्रक्रम में स्त्री यानी मां के अंडाणु और नर पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है। अतः नई संतति में कुछ लक्षण अपनी माता से तथा कुछ लक्षण अपने पिता से वंशानुगत होते हैं। अपने भाई अथवा बहन को देखिए, आप पहचानने का प्रयास कीजिए कि उनमें कौन से लक्षण माता से और कौन से लक्षण पिताजी से प्राप्त हुए। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। मनुष्य, गाय, कुत्ते तथा मुर्गी इत्यादि अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। अब समझिए, यहां हमने लिखा बाह्य निषेचन, अभी आप पढ़े हैं आंतरिक निषेचन क्या होता है। तो आंतरिक निषेचन उसको कहते हैं जो शरीर के अंदर हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आंतरिक निषेचन कहते हैं। अब समझिए, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अनेक जंतुओं में निषेचन की क्रिया मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है। इन जंतुओं में निषेचन जल में होता है। आइए पता लगा कि यह किस प्रकार संपन्न होता है। कुछ में जो है शरीर के अंदर होता है और कुछ में जो है शरीर के बाहर भी होता है। समझिए, वसंत अथवा वर्षा ऋतु में मेढक तथा टोड यानी पोखर, तालाब और मंद गति से बहते झरने की ओर जाते हैं। जब नर तथा मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है। मुर्गी के अंडे की तरह मेढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते तथा यह अपेक्षाकृत बहुत कोमल होते हैं। जेली की एक परत अंडों को एक साथ रखते तथा इनकी सुरक्षा भी करती है। मादा जैसे ही अंडे देती है, नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं। शुक्राणु अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं, जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। इस प्रकार का निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्म का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाता है। मछली, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में होता है। मतलब समझिए बाह्य निषेचन क्या हुआ? बाह्य निषेचन जो शरीर के बाहर हो वो जो है हमारा बाह्य निषेचन कहलाता है। आप कहिएगा सर बाह्य निषेचन किस में पाया जाता है? तो मछली में पाया जाता है, स्टारफिश में पाया जाता है, उसके बाद जो है आपको मेढक में भी पाया जाता है। तो इसका जो है थोड़ा हम डीप से बतलाते हैं कैसे बाह्य निषेचन होता है। आप लोग सपोज एक पोखर, मान लीजिए पोखर, तालाब है तो मादा जो मेढक होती है वो जो है अपना युग्मक छोड़ा, इधर से जो है नर युग्मक जो है अपना युग्मक छोड़ा, जो पानी में आप लोग देखते होंगे जेली की तरह जो है तैरते रहता है। वही युग्मक यहां से जो है चल के आया यहां, फिर यहां से चल के आया यहां। जब ये दोनों आपस में संपर्क कर लेते हैं तो यही जो है किसका टोडल का निर्माण करते हैं, यानी मेढक के बच्चे का निर्माण करते हैं, जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। अब कहिएगा सर क्या
जितना शुक्राणु छोड़ा गया क्या सब मिलता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो है शिकारी भी बन जाते हैं कभी कभी। ये जो है पूरा का पूरा जनसंख्या जो है क्या उसको बोलते हैं, संलयित नहीं होता है। इसमें बहुत ही कम संलयित होता है, जिसमें कि शिकारी होने का भी इसमें बहुत डर रहता है। इसमें जो है इधर से अगर मान लीजिए सैकड़ा यानी 100 शुक्राणु छोड़ा गया, इधर से भी 100, ये कंफर्म नहीं कि 100 ही दोनों को टच करेगा। इसमें से जो है 10-5 जो है आपको टच करेगा, वही जो है बच्चे को जन्म देगा। तो आप समझ गए होंगे कि बाह्य निषेचन आखिर होता क्या है। अगले क्लास में जो है हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे, जो कि भ्रूण का परिवर्धन है। आप लोग जो है बढ़िया से इस क्लास को करके आइएगा। जरायुज और अन्य प्रजक जंतु जो भी है ये सब आप लोग पढ़ के आइएगा। अगले क्लास में जो हम ये चैप्टर जो है समापन करेंगे, और उसके बाद जो है हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप लोग को यह क्लास कैसा लगा आप लोग जो हमें कमेंट करके बतलाएंगे, और अगला जो है क्लास के लिए जो है हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे। थैंक यू।